प्रिय विद्यार्थियों, हम पंत जी द्वारा रचित मौन निमंत्रण कविता पर बात कर रहे थे और कल हमने मौन निमंत्रण कविता के कुछ अंशों पर बात करते हुए ये जाना था कि पंत जी को प्रकृति के विभिन्न उपादान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और मानव प्रकृति के उन उपादानों के माध्यम से एक अज्ञात विराट सत्ता जो है उन्हें संकेत देती है, उन्हें निमंत्रण देती है। और कल हमने देखा था कि पंत जी को नक्षत्रों से, इसके अतिरिक्त जो है बादल की बिजली से, पुष्पों की गंध से और सागर की लहरों से निमंत्रण मिलता है। प्रकृति का उन्हें आकर्षित करती वो अज्ञात सत्ता का प्रकृति के इन रूपों में दर्शन करते हैं, उसे अनुभूत करते हैं। तो आज हम इससे आगे कविता के शेष अंश को देखते हैं कि पंत जी को प्रकृति के और कौन से उपादान हैं और कौन से पहलू है, रूप है जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनमें उन्हें उस विराट चेतन सत्ता का एक आभास होता है। तो शुद्ध जल शिखरों यहाँ तक हमने देख लिया था। अगला परिचय देखते हैं कि स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, विहग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। इसमें स्वर्ण यानी तो सोना है, सौरभ यानी सुगंध है, भोर यानी सुबह, बोना यानी डुबोना, सरोबार करना, विहग यानी पक्षी है, कल यानी सुंदर है, अलस यानी आलस्य से युक्त, और पलक दल पलकों के दल, पलकों रूपी पंखुड़ियां। कवि यहाँ पर प्रातःकालीन प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कर रहे हैं और प्रातःकालीन प्राकृतिक जो सुषमा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो कवि को कैसे अपनी ओर आकर्षित करता है। कहते हैं कि स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, भोर यानी सुबह। जब पंत कहते हैं कि जब भोर है, उषा है, वे अपनी स्वर्णिम लालिमा, सुखद वातावरण, शोभा और सुगंधित मादकता में संपूर्ण विश्व को डुबो देती है। अर्थात उषा काल में जब भोर की सुनहरी लालिमा और सुखद मादकता, प्रातःकाल की सुंदर रूप छवियां और पुष्पों के खिलने से जो अनेक सुगंध, अनेक प्रकार की सुगंध वातावरण में प्रस्फुटित होती है और संपूर्ण संसार जो है उस मादकता में, सुख में, सौरभ में डूब जाता है। विश्व को देती है जब वो विहग कुल की कलकंठ हिलोर, और प्रातःकाल के समय पक्षी कुल की, पक्षी वृंद की, पक्षियों के समूह के सुंदर कंठों की मधुर स्वर लहरी धरती और आकाश के ओर छोर को एक कर देती है। अर्थात प्रातःकालीन उस सुरम्य वातावरण में पक्षियों की मधुर स्वर लहरियों से सारा वातावरण गुंजरित हो जाता, गुंजायमान हो जाता। धरती और आकाश के ओर छोर को एक कर देना मतलब धरती से आकाश तक चारों ओर संपूर्ण विश्व में पक्षियों की वो मधुर कलरव ध्वनियाँ, मधुर स्वर लहरियाँ सारे वातावरण में फैल जाती है, सारा वातावरण से गुंजायमान हो जाता है। न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे में। ऐसे प्रातःकालीन वातावरण में न जाने कौन है जो मेरी आलस से पूर्ण अलसाई हुई पलकों रूपी पंखुड़ियों को
चुपचाप खोल देता है। मेरी पलकों को पंखुड़ियों के समान चुपचाप खोल देता है। जिस तरह से प्रातःकालीन सुनहरी धूप के पड़ते ही पुष्पों की पंखुड़ियां खुल जाती है, मुकुलित हो जाती है, खिल जाती है, उसी तरह से न जाने कौन है जो मेरी अलसाई पलकों रूपी उन पंखुड़ियों को चुपचाप खोल देता है। तो यहाँ पर कवि एक तो प्रातःकालीन सुषमा का वर्णन कर रहे हैं कि चारों ओर जो है सुनहरी लालिमा, कंचन जैसी स्वर्णिम लालिमा, सोने जैसी लालिमा छा जाती है और चारों ओर सुगंध वातावरण होता है, अनेक तरह की सुगंध वातावरण प्रस्फुटित होती है, पक्षियों की मधुर स्वर लहरी उड़ती है। ऐसे समय में कवि का जागरण कैसा होता? कोई ऐसा है जो उसकी पलकों को पंखुड़ियों की तरह चुपचाप कोमल स्पर्श से खोल दे। तो यहाँ रहस्यात्मकता है। तुमुल तम में जब एकाकार, ऊँघता एक साथ संसार, भीरू झिंगुर कुल की झंकार, कंपा देती निद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। तुमुल यानी घना घनघोर, तम यानी अंधकार, जब एकाकार एक आकार का, ऊँघता एक साथ संसार, सारा संसार एक साथ ऊँघ। खद्योत कहते हैं जुगनों को, कि जब यहाँ पर रात्रि का वर्णन करते हैं कि रात्रि के समय घने अंधकार में जब सारा संसार एकाकार हो जाता है, अंधकार में सारा भेद मिट जाता है, सभी चारों ओर अंधकार छाया रहता है, तो पदार्थों का नाम और रूप जो है, वस्तुओं का अलग अलग नाम और जो रूप है वो मिट जाता है, प्रकाश से भेद आता है। सुबह प्रकाश होने पर वस्तुओं के अलग अलग नाम और रूप प्रकट होते हैं, अंधकार में सब एक साथ एकाकार हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। ऊँघता एक साथ संसार, और संपूर्ण संसार जो है एक साथ निद्रा में डूब जाता है, ऊँघता है, तंद्रा में रहता है। तंद्रा निद्रा, गहरी निद्रा नींद है, और ऊँघना निद्रा से पहले की अवस्था है जिसको तंद्रा कहते हैं। तो जब संपूर्ण संसार तंद्रा में होता है, और इस कारण भी संसार में एक रूपता एक आ जाती है कि जड़ और चेतन का वहाँ भेद मिट जाता है, चेतन भी जड़ के समान हो जाते हैं। भीरू, पिछली कविता प्रथम रस में कविता में भी इस बात की चर्चा हुई थी। भीरू झिंगुर कुल की झंकार, और उस समय भयभीत डरपोक झिंगुर कुल जो है वो अब झनकार करते हैं, कंपा देती निद्रा की तार, और उन डरपोक झिंगुरों की झनकार से संसार के लोगों की जो निद्रा है उसमें कंपन पैदा कर देती, आस है कि निद्रा में व्यवधान पैदा कर देती है। उनका उनिंदापन जो है, तंद्रा की जो अवस्था है वो टूट जाती है, उनिंदापन दूर हो जाता है। ऐसे समय में न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब, ऐसे समय में न जाने जुगनुओं के बीच कोई है जो मुझे चुपचाप रास्ता दिखलाता है। यहाँ पंत जी ने बड़ी मनोरम कल्पना की है कि झिंगूर जो है उनका स्वभाव है रात्रि के समय बोलना, लेकिन झिंगूरों की इस झनकार के पीछे कवि कहता है कि मानो भयंकर अंधकार के कारण वो घने अंधकार के कारण वो भयभीत हो जाते हैं, और भयभीत होकर के चित्कार करते हैं, और उनकी वो चित्कार ही मानो उनकी झनकार है। तो कवि यहाँ पर ये कल्पना कर रहे हैं, कनक छाया में जबकि सकल खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुओं के बाल, तड़फ बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे द्रगमों। यहाँ सकल की जगह सकाल, और सकाल यानी अच्छा काल, सुबह का काल। तो यहाँ पर
फिर प्रातःकालीन जो सुषमा है उसका वर्णन है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है कि कनक छाया में जबकि सकाल कि जबकि सकाल यानी सुबह के काल, अच्छे काल, प्रातःकालीन समय में प्रातःकाल की स्वर्णिम छाया में पुष्पों की कलियां अपने हृदय के द्वारों को खोलती है, हृदय के द्वार खोलती है। कवि की कल्पना देखिए कि प्रातःकाल सूर्य की स्वर्णिम किरणों के फूटने के साथ ही पुष्पों की कलियां खिलने लगती है। यहाँ कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो पुष्पों की कलियों का खिलना ऐसा है मानो उन कलिकाओं के द्वारा अपने हृदय के द्वार खोले जाते हैं, और कलिका रूपी नायिका के द्वारा हृदय के द्वार खोले जाने पर सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजा। उन कलियों की गंध से पीड़ित होकर के किशोर भ्रमर जो है वो बेचैन हो जाते हैं। बाल, मधुपों के बाल का मतलब बाल भ्रमर, किशोर भ्रमर। पुष्पों की कलियों के रस और सुगंध के लोभी भ्रमर जो है वो बेचैन हो जाते हैं और तड़प बन जाते गुंजार, और उनकी बेचैनी, उनकी जो तड़पन है वही मानो उनकी गुंजार के रूप में बाहर प्रकट होती है, ध्वनित होती है। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृगमोन। ऐसे समय में ओस के कणों में बह करके कोई है जो मेरे नेत्रों को चुपचाप अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता। तो यहाँ ओस की बूंदों के माध्यम से कवि जो है उस सत्ता का आभास पा रहे हैं। कोई है ऐसा जो उन ओस की बूंदों के माध्यम से मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ भी कवि की मनोरम कल्पनाएं है प्रकृति के प्रातःकाल के सौंदर्य के का तो वर्णन है कि प्रातःकाल की जब सूर्य की स्वर्णिम लालिमा फैलती है, सुनहरी किरणें फैलती है, तो पुष्पों की कलियां खिलती है और उन कलियों के खिलने से भ्रमर जो है उनके रस के लोभी वो उन पर मंडराने लगते हैं, गुंजार करने लगते हैं। कवि कल्पना करता है कि मानो कलिका रूपी नायिका के द्वारा अपने हृदय के द्वार खोल देने से वो भ्रमर जो है बेचैन हो जाते हैं, और उनकी बेचैनी, उनकी तड़पन ही मानो उनके संगीत के रूप में जो है अभिव्यक्ति पाती है। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमिक अपार, जुड़ा था जम में आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मोर। यहाँ पंत जी कह रहे हैं कि बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे स्वर्णिम अवसान। ये दिन भर के कार्यों की विशाल या महत्व उत्तरदायित्व के बोझ को निभा करके मैं दिन को सुनहरा अवसान देता हूं। यहाँ कवि एक तो ये कहना चाहता है कि वो दिन भर के कार्यों को अच्छी तरह से संपादित करके दिवस की समाप्ति स्वर्णिम रूप से करता है, संपूर्ण कार्यों के दायित्व का अच्छी तरह से संपादन निर्वहन करके। दूसरा, यहाँ दिवस का स्वर्णिम अवसान प्रकृति में होने वाले संध्याकालीन लालिमा की ओर भी संकेत कर रहा है कि जब शाम को सूर्य की संध्याकालीन स्वर्णिम लालिमा चारों ओर फैल जाती है और मैं दिन भर के कार्यों का निर्वहन करके दिन को स्वर्णिम अवसान देता हूँ, समापन देता हूँ। इसके पश्चात शून्य सैया में श्रमित अपार, और इसके बाद में
शून्य में, अकेले में, दिन भर की थकान के कारण एकांत जो बिस्तर है, सैया है, बिछावन है, उस पर लेट जाता हूँ। जुड़ा था जब मैं आकुल प्राण, और दिन भर की थकान को मिटाने के लिए मैं अपने प्राणों को, आकुल व्याकुल प्राणों को विश्राम प्रदान करना चाहता हूँ, उनको शांति प्रदान कर देता हूँ। उस समय न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता छाया जग में। उस निद्रा की अवस्था में मुझे न जाने सपनों में कौन ऐसा है जो सपनों में फिराता है, मुझे स्वप्नों की दुनिया में ले जाता है। और स्वप्नों की वह दुनिया कैसी है? छाया जग। स्वप्नों का वो संसार जो है, वो स्वप्नालोक जो है वो छाया लोक है। और छाया लोक कहकर के यहाँ पंछी ये कहना चाहते हैं कि सपनों का जो संसार, जिस तरह से छाया वास्तविक नहीं होती, वो आभासी होती है, उसी तरह से स्वप्नों का जो लोक है वो अवास्तविक है। तो कवि कहता है कि स्वप्न में न जाने मुझे कौन जो है अवास्तविक संसार में, उस स्वप्न लोक में विचरण कराता है, घुमाता है। यहाँ पर एक बात और देखने की, कहीं कहीं यहाँ पर जुड़ाती शब्द भी देखने को मिलता है। जुड़ाती से मानो ऐसा लगता है कि कवि इस कविता की रचना जो है वो स्त्री रूप में है, मानकर अपने आप को कर रहा है। इसके बाद आखिरी परिच्छेद, आखिरी छंद अपन देखते हैं इसका। न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पता जान, फूंक देते छिद्रों में गान, अये सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। द्युतिमान, द्युति कहते हैं चमक, द्युतिमान प्रकाशवान, आवावान, प्रकाश पुंज। यहाँ पर कवि प्रत्यक्ष रूप से उस विराट सत्ता की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि उस परमात्मा को भी एक प्रकाश पुंज माना गया। तो कह रहे हैं कि न जाने कौन अये द्युतिमान, न जाने कौन है वो प्रकाश पुंज की तरह है, और मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो प्रकाश पुंज मुझको अबोध, ना समझ और अज्ञानी जान करके पथ दिखाता रहता है, रास्ता दिखाता रहता है। न जाने मुझको अबोध, जान मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पथ अजान। उस प्रकाश पुंज को संबोधित करते हुए कई कहता है कि न जाने तुम कौन हो जो मुझे अबोध अज्ञानी जान करके मुझे जो है अनजान रास्ते सुझाते रहते हो, अनजान रास्तों में मेरा पथ प्रदर्शन करते रहते हो, मुझे मार्ग दिखाते रहते हो। फूंक देते छिद्रों में गान, और मेरे प्राणों रूपी छिद्रों में, प्राणों के वंशी रूपी छिद्रों में जो है गान फूंक देते हो। अब यहाँ गान फूंकने से आश्रय नई जीवन चेतना का संचार कर देने से है, नई प्रेरणा देने से है। कवि ये कहना चाहता है कि कोई अज्ञात सत्ता है जो मुझे जीवन के अनजान रास्तों में, अनजान मोड़ों में मेरा पथ प्रदर्शन करती है। और वो कहता है कि अये सुख दुख के सहचर, वे प्रकाश पुंज जो है वो कवि के सुख और दुख का साथी है, जो मौन रूप से कवि के सुख दुख में साथ देता है। और कवि कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम जीवन के अनजान अज्ञात रास्तों में मेरा पथ प्रदर्शन करते हो। तो यहाँ कवि प्रत्यक्ष रूप से उस विराट सत्ता की ओर संकेत कर रहा है, उसको प्रकाश पुंज कह करके। और प्रकृति के जो ऊपर विभिन्न उपादान बताए गए हैं उनमें भी कवि उसी विराट सत्ता के दर्शन कर रहा है। यही छायावाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसको छायावाद की रहस्यमयता, रहस्यपरकता,
भी कहा जाता है। और इस कविता में भाव सौंदर्य की अपन बात करें तो भाव की दृष्टि से इस कविता में छायावाद की समस्त प्रवृत्तियां, समस्त विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। इसमें रहस्यमयता है तो भाई, क्योंकि इसमें उस प्रकृति के विभिन्न रूपों पर, प्रकृति के विभिन्न सौंदर्यों पर उस विराट चेतन सत्ता का आभास किया गया है, उसे संकेतित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रकृति सौंदर्य है और प्रकृति के अलग अलग रूपों का, रूप सौंदर्य छवियों का इसमें चित्रण किया गया, सुबह के, शाम के, रात के। तो अलग अलग जो रूप है प्रकृति के सौंदर्य के, अलग अलग जो पहलू है, उन सभी को इस कविता में प्रदर्शित किया गया। तो प्रकृति सौंदर्य का बहुत सरस और मनोहारी चित्रण इसमें है। इसके अतिरिक्त प्रेमानुभूति भी है, प्रकृति के विभिन्न तत्वों में प्रेमानुभूति। इसके अतिरिक्त कवि को प्रकृति खुद अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वहां भी प्रेमानुभूति का भाव है। छायावाद की एक बड़ी विशेषता कल्पनाशीलता भी है। तो इस कविता में कवि ने बड़ी गहरी कल्पनाएं की है। एक दो कल्पनाएं अगर अपन देखें तो सुबह कलियों के खिलने में कवि ने कल्पना की है कि वो नायिका हैं जो अपने हृदय के द्वार खोल रहे हैं, उन भोरे जो उन पर गुंजार करते हैं, उसमें कवि कल्पना करता है कितनी मनोरम की मानो नायिकाओं के द्वारा हृदय के द्वार खोले जाने से भोरे बेचैन हो उठते हैं उनकी सुगंध, उनके रस लोपान के, उनकी रस पान के लिए, और वो बेचैन होते हैं। उनकी तड़फन जो है, बेचैनी है, वही उसमें अभिव्यक्त होती है। झिंगुरों में देखा तो कल्पनाशीलता इसमें बहुत बड़ी विशेषता है छायावाद। शिल्प पक्ष की दृष्टि से बात करें तो छायावाद की जो विशेषताएं हैं वो भी इसमें मौजूद है शिल्प पक्ष की। एक तो इसमें सरस और कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है, चित्रात्मकता है, जब इसको पढ़ते हैं तो मस्तिष्क में चित्र उभरते हैं, सांकेतिकता है, पूरी कविता लाक्षणिक शब्दावली में कही गई है, और बिंबात्मकता है। इसके अतिरिक्त मानवीकरण किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि पूरी कविता में प्रकृति पंत को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर बुलाती है, निमंत्रण देती है। निमंत्रण देना काम ही किसका है? मानवीकरण का है, मानव का है। तो यहाँ पर मानवीकरण के बहुत से उदाहरण अपन इसमें देख सकते हैं। कल भी मैंने एक दो उदाहरणों की चर्चा की थी। जैसे सुबह को भी संसार को डुबाते हुए दिखाया गया है इन पंक्तियों में, और पक्षियों को जो है धरती और आकाश के छोरों को मिलाता हुआ दिखाया गया है। झिंगुरों की झनकार को तंद्रा तोड़ने वाला बताया गया है। यहाँ पर कलिका को उर के द्वार खोलते हुए बताया गया है, यहाँ मानवीकरण है। भौरों को तड़पते हुए सुरभि पीड़ित बताया गया, गुंजर और उनकी तड़प गुंजार में व्यक्त हो रही। यहाँ पर विशेषण विप्रिय है। तड़पन जिसके विशेषण विप्रिय वहाँ होती है कि जहाँ पर विशेषण जहाँ प्रयुक्त होना चाहिए, जिस विशेष्य के लिए प्रयुक्त होना चाहिए, उसके स्थान पर अन्य विशेष्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पर विशेषण विप्रिय है। तो मानवीकरण अलंकार, इसके अलावा उपमा अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है, विशेषण विप्रिय अलंकार का प्रयोग हुआ है, और गीतात्मकता भी इस कविता की विशेषता है। संगीतात्मकता, भाषा सरस कोमल शब्दावली प्रधान खड़ी बोली है। धन्यवाद।